हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि वी हैव डन ऑलरेडी विद आर मेजर पेपर सिलेबस। एसईसी पेपर का सिलेबस भी हो गया है और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1। और इसके भी फ्यू वीडियोज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, सो यू कैन चेक इट इन द प्ले लिस्ट। सो नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद द बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये आपका या फिर बिहेवियरल अप्रोच कह दीजिए आप, तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट रहा है हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और ये खास करके जो आपका मिड 20th सेंचुरी है, इस बीच में हुआ था। यूँ समझिए, जो पहले पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नॉर्मेटिव में इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस के थ्रू पढ़ते थे, अचानक क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है और अब हम लोग साइंटिफिक एम्पिरिकल सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने लगे पॉलिटिकल बिहेवियर का। देखिए, और आपको अच्छे से पता है ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनल में मैंने पहले ही के वीडियोस में कई दफ़ा बताया है कि ट्रेडिशनल ये सब में आ जाएगा आपको कि स्टेट के बारे में पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ के बारे में, वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और वहीं अब ये बदल रहा है। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को पढ़ने के लिए वोटिंग के बारे में, फिर क्या पार्टिसिपेशन है, क्या एटीट्यूड्स है, या क्या डिसीजन मेकिंग है। ओके, ये सबको देखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यूँ समझिए कि बिहेवियर व्यू कैसे शिफ्ट हो गया है फ्रॉम, ये पहले जो था कि कहाँ लोगों में बोल सकते हैं कि ये जो है पहले बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है एंड ग्रुप्स जो है किस प्रकार से अब इधर शिफ्ट हो गया है। क्योंकि पहले तो सिर्फ सोसाइटी पे फोकस किया जाता था ना, स्टेट पे, लेकिन अब क्या फोकस किया जाता है, तो द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। और ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है, ये इमर्ज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, ओके, इन 1940s एंड 50s। एंड काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस था वेरियस जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नेचुरल साइंसेज, ये सब से। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अब तक हम पहले पढ़ते आए थे ट्रेडिशनल व्यूज, यानी कि नॉर्मेटिव तरीके से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। और अब हम क्या बिहेवियरल अप्रोच में क्या पढ़ेंगे, व्हाट, या फिर एम्पिरिकल, या फिर मतलब समझिए साइंटिफिक टाइप से कि व्हाट इज, क्या है, हम उसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने किया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। और मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपने बुक कॉपीज लेके नहीं बैठे हैं तो लेके बैठ जाओ सब, ठीक है। साथ में नोट्स बनाते चलिए और लर्न करते चलिए, एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं जो एक्स्ट्रा कुछ बताती हूँ ना, आप एज ए स्टिकी नोट्स, इट्स अप टू यू, आप इसे ऐड भी कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड। तो देखिए, बैकग्राउंड में मैं आपसे कुछ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। पहला है कि अर्ली ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, जो 1940 से पहले का कहानी है। उस समय क्या होता था, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये सब पे फोकस किया जाता था। मेनली जो नॉर्मेटिव जजमेंट्स है ना, व्हाट ऑट टू बी लेकर के जो जजमेंट्स होते थे, उस पर इम्फेसिस किया जाता था। पहले ऐसा सीन था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बिहेवियरलिज्म का राइज होता है 1940s एंड 1960s में। सो यस, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म जो है, इसमें क्या हुआ कि ये इंस्पायर्ड था लॉजिकल पॉजिटिविज्म से, ठीक है। अब पॉजिटिविटी की बात होगी, ठीक है, नेचुरल साइंसेस का सक्सेस हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं बिहेवियरलिज्म का राइज हुआ, ओके। और फिर जो सर्वे हुए थे, रिसर्च, पोलिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड, ये सब का ग्रोथ होता है। नए नए टेक्निक्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आपका सैम्पलिंग हो गया, क्वांटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, ये सब का डेवलपमेंट होता है। फिर जो कुछ कुछ समय के साथ कुछ स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कि चार्ल्स मैरियम हो गए, हेरोल्ड लासवेल, जावेड स्टर्न, गैब्रियल एलमंड, और ये सब बिहेवियरलिज्म का राइज करवाते हैं, ओके। और बस जैसे ही बिहेवियरलिज्म का राइज होता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म 1960s और 70s में। इसमें क्या था, जो क्रिटिक्स आर्ग्यू किए कि बिहेवियरलिज्म जो है काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, एकदम वैल्यूज तो है ही नहीं इसमें। तो फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में जैसे कि आपका डेविड स्टर्न का इसमें रोल है ना, इसे इन्होंने पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन लाया, जिसमें इन्होंने लिंक किया जैसे कि जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सब से इन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बिहेवियरलिज्म का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझा। और अब हम समझते हैं इसके कोर अजम्पशंस ऑफ द बिहेवियरल व्यू। सो ये देखिए, यहाँ तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में माइंड मैप की हेल्प से आपको बताना चाहे, बट मैं अभी इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ हर पॉइंट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, डेविड स्टर्न और भी जितने बिहेवियरलिस्ट थे, इन लोगों ने कुछ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है बिहेवियर पॉलिटिकल साइंस का वो दिया है। तो कुछ कुछ कोर अजम्पशंस है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, रेगुलरिटीज़। तो देखिए, पॉलिटिकल बिहेवियर है ना,
ये फॉलो करता है कुछ पैटर्न्स को, कुछ जनरलाइजेशन को जो कि ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो रेगुलरिटीज पे हमने फोकस किया। फिर वेरिफिकेशन, यानी कि जो थ्योरीज आप दे रहे हो ये मस्ट बी टेस्टेड, है ना, कुछ एविडेंस वगैरह दे करके इसको पहले टेस्ट करना होगा, तभी वेरीफाई करके ही देना है थ्योरीज। टेक्निक्स में साफ साफ है हमारा मतलब है साइंटिफिक मेथड से, कि साइंटिफिक मेथड का यूज कीजिए, स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज, कंटेंट एनालिसिस, ये सब होना चाहिए। फिर एक क्वांटिफिकेशन, इसमें क्या है कि जो डेटा आप जो दे रहे हो, ठीक है, दैट शुड बी मेजरेबल होना चाहिए और ये डेटा है आपका कंपेरेबल भी होना चाहिए। फिर है वैल्यूज वर्सेस फैक्ट्स। तो देखिए इसमें इनका अजम्पशन था कि आपको जितने भी नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं और ये एम्पिरिकल फैक्ट्स हैं, ओके, वैल्यूज एंड फैक्ट्स हुआ ना, तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना, इसका यही अजम्पशन था। फिर हो गया सिस्टमाइजेशन, इसमें पॉलिटिकल साइंस को कहा गया कि आप एक जनरल थ्योरीज ये बिल्ड कीजिए। इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि ड्रॉ इनसाइट्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, इंटीग्रेट किया गया, यानी कि बाकी जितने भी डिसिप्लिन जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब के साथ इसको इंटीग्रेट करवाया गया पॉलिटिकल साइंस को। और फिर प्योर साइंस मतलब कि देखिए एम तो हमारा नॉलेज है ना, इमीडिएट पॉलिसी एडवाइस नहीं चाहिए, हमें नॉलेज करना है। तो यही प्योर साइंस की बात, यही कोर अजम्पशन है इसका पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरलिज्म के व्यू पर्सपेक्टिव से। अब आइए हम इसका करते हैं बिहेवियरलिज्म का फीचर्स को डिस्कस। तो पहला है इंपेरिकल ओरिएंटेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंपेरिकल ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे ना फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रैदर देन द आइडियल्स, ओके। अगला इंडिविजुअल सेंटर्ड, मतलब कि ये स्टडीज सिटीजन्स, ये सिटीजन को देखता है, जो वोटर्स है उनका, है ना, एलिट्स एंड ग्रुप्स रेदर देन ओनली इंस्टीट्यूशंस। पहले क्या होता था कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, स्टेट को देखो, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देखो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिटीजन, वोटर्स, एलिट्स, ये सब ग्रुप्स को देखा जा रहा है, मतलब कि इंडिविजुअल सेंटर्ड बन रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि वेरियस जगह से ये लोग टूल्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि थोड़ा लर्न करते जाइएगा, साइकोलॉजी से एटीट्यूड्स, सोशियोलॉजी से ग्रुप बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी से कल्चर, फिर इकोनॉमिक्स से रैशनल चॉइसेस, ये सब का टूल्स का यूज़ करते हैं ये, ठीक है। फिर साइंटिफिक मेथड में क्या है, कोई हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है या ऑब्जर्वेशन है, वेरिफिकेशन है, जनरलाइजेशन है, ये सब इसके फीचर्स में आ जाते हैं आपका बिहेवियरलिज्म का। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि इस व्यू ऑफ अगर बिहेवियर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स से पढ़ना है तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज सर्वेज, ओपिनियन पोल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, या फिर जो भी लार्ज नंबर ऑफ डेटाज होते हैं वो सबका यूज़ करना पड़ेगा। अगला है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें अगर आपको बिहेवियर व्यू पॉलिटिक्स पढ़ना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा एम्फेसिस ऑन स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स से मेरा मतलब है जैसे कि कुछ इंडिविजुअल का एटीट्यूड है या वोटिंग पैटर्न क्या है, वो सबको समझना। ये नहीं कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट समझने लग गए, ओके। अगला वैल्यू न्यूट्रलिटी, यानी कि अगर आप बिहेवियर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्मेटिव जजमेंट्स को अवॉइड करना है, आपको आइडियल्स पे ज़्यादा काम नहीं करना है, ओके, नॉर्म्स पे नहीं करना है। आपका एम है कि डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, ना कि प्रिस्क्राइब करो, ओके। तो ये हो गए इसके फीचर्स। अब हम इसके जो मेजर कुछ मेथड्स एंड टूल्स जिसको यूज़ किया जाता है इसकी बिहेवियर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, तो उसको समझते हैं। तो पहला इसमें आता है सर्वे रिसर्च। तो देखिए पहला मेथड यही है कि सर्वे रिसर्च कीजिए, जैसे कि जो भी वोटिंग बिहेवियर है उसका स्टडी किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं 1950s में अमेरिकन वोटर स्टडी हुआ था, समझ रहे हो। फिर अगला है पब्लिक ओपिनियन पोल्स, यानी कि क्या एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जनता की क्या विचार है गवर्नमेंट के प्रति या जो लीडर्स है या पार्टीज है, तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स करवाए जाए। कंटेंट एनालिसिस किया जाए, यानी कि कोई स्पीच दे रही है या मीडिया है या पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है उसका एनालिसिस हो। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मतलब जो भी वोटिंग पैटर्न्स है या जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो कोरिलेशन है इसकी स्टडी की जाए। देन आफ्टर केस स्टडीज एंड कॉम्परेटिव मेथड, इसमें हमारा बहुत ही फेमस है ये, जैसे कि एलमंड एंड वर्बा सिविक कल्चर को जो कंपेयर किया था इन्होंने, ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स 5 कंट्रीज में। तो आप देख लो, तो जैसे कि ये सब करके क्या कर रहे हैं, सब केस स्टडीज कर रहे हैं, कंपेयर कर करके चीज़ों को समझा जा रहा है। तो ये सब कुछ कुछ मेथड्स एंड टूल्स का यूज़ होता है टू स्टडी बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ अब हम इसके कुछ मेजर थिंकर्स जो है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड कुछ कंट्रीब्यूशंस उनके, उसको समझ लेते हैं। तो पहले हैं हमारे चार्ल्स मेरियम।
तो मैं बता दूँ, ये बहुत पहले के हमारे अर्ली एडवोकेट रहे हैं बिहेवियरलिज्म के, और इन्होंने एम्पिरिकल पॉलिटिकल रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। नेक्स्ट है हमारे हेरोल्ड लैसवेल। इन्होंने अप्लाइड जो हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है, उसको पॉलिटिक्स में लगाया, और इन्होंने फेमस जो डेफिनेशन है ना हमारा, थोड़ा इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखने में मदद मिलेगी। पॉलिटिक्स इज हु गेट्स वॉट व्हेन हाउ। पॉलिटिक्स इज हु गेट्स वॉट व्हेन हाउ। पॉलिटिक्स यही है कि किसको क्या कब क्यों मिल रहा है ना, कैसे मिल रहा है, क्या कब और कैसे मिल रहा है। ऐसे हेरोल्ड लैसवेल ने, मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी को इन्होंने ऐड ऑन किया। फिर आ जाएंगे हमारे डेविड ईस्टन। इन्होंने जो सिस्टम ऑफ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है उसको डेवलप किया, जो कुछ कुछ जो की प्रोपोनेंट थे, है ना, बिहेवियरल रिवोल्यूशन के प्रति, ये इन्होंने लाया। फिर गैब्रियल एल्मन एंड सिडने वर्बर, इनका जो सिविक कल्चर 1963 का, इसको मैं लिख देती हूँ ना, 1963 में इनका सिविक कल्चर जो रहा आया, इसने कैसे पॉलिटिकल कल्चर को डेमोक्रेसी से कनेक्ट किया, लिंक किया। फिर हमारे रॉबर्ट डेहल, इन्होंने प्लूरलिज्म को और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एम्पेरिकली एकदम पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको स्टडी किया। तो ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस हुए। अब हम करते हैं बिहेवियरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के कुछ क्रिटिसिज्म्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पहला तो इसमें है कि नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इश्यूज। ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं फैक्ट्स पे, वैल्यूज जैसे कि आपका जस्टिस, लिबर्टी, क्वालिटीज को तो इन लोगों ने इग्नोर ही कर रखा है। अगला है ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिकेशन। इतना कौन भैया एम्फेसिस करता है, एकदम जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको तो आपने एकदम रिड्यूस ही कर दिया है, एकदम नंबर स्टैटिक्स में काउंट कर रहे हो हर चीज़ को। फिर लिमिटेड प्रेडिक्टिव पावर, यानी कि बिहेवियर जो है उसको डिस्क्राइब करना है, हमेशा थोड़ी ना है कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है पॉलिटिकल आउटकम्स को, कि आप हर चीज़ में साइंटिफिक मेथड्स लगा रहे हो। टू वेस्टर्न सेंट्रिक, देखिए मोस्ट स्टडीज जो है हमारी बेस्ड है यूएस से और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज से, और हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, सब जगह आप सेम चीज़ इम्प्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आर्टिफिशियल साइंटिफिक इमिटेशन, यानी कि जो सोशल साइंस है वो पूरी तरह से नेचुरल साइंस को वो मिमिक तो नहीं कर सकता है, तो आप क्यों इसको ज़बरदस्ती का एड ऑन करवा रहे हो। फिर आएगा पोस्ट बिहेवियरल क्रिटिक, यानी कि जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया 1960s में, तब वो तो बुराई करेगी इस बिहेवियरलिज्म की। डेविड ईस्टन और बहुत सारे जो थे उन लोगों ने डिमांड किया कि इसमें बिहेवियरलिज्म में आप तो सिर्फ फैक्ट्स डाल रहे हो, कुछ सोशल इश्यूज को भी डालिए, रियल सोशल इश्यूज को, जैसे कि पॉवर्टी है, वॉर है, इनइक्वालिटी, इसको डालिए। तो इस प्रकार से इसकी हो गई बुराइयां, और अब हम इसका समझेंगे कॉन्टेम्प्ररी रिलेवेंस, अब की दुनिया में इसका क्या रिलेवेंस है। तो पहला है कि बिहेवियर जितने मेथड्स हैं ना हमारे वाइडली यूज़ है आज के टाइम पे, जितने वोटिंग स्टडीज़ है या फिर जो हमारे ओपिनियन पोल्स होते हैं, इलेक्शन फोरकास्टिंग हो गया, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिसी एनालिसिस, ये सब में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। फिर इसका आज के टाइम पे पॉलिटिकल डेटा जो एनालिसिस है, बड़े बड़े डेटाज एंड मशीन जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स में एकदम एक्सटेंड करके किया जाता है, बिहेवियर अप्रोच ही तो है ये सब। फिर आज के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस, इसमें बिहेवियरल और फिलोसफिकल दोनों ही डायमेंशन मिले हुए हैं, ताकि फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों को बैलेंस किया जा सके। ओके, और आइए अब हम करते हैं इसका कंक्लूजन पार्ट। सो सी फ्रेंड्स, ये जो बिहेवियर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है ना, जैसे ही ये आया मार्केट में, यूँ समझिए तो एकदम रेवोल्यूशन मचा दिया। इसने जो हमारा नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया टू अ मोर साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल डिसिप्लिन में। समझिए, जहाँ फोकस था एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, लीगल इंस्टीट्यूशंस पे, उसको बदल के इसने एक्चुअल बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स का है या फिर ग्रुप्स का पॉलिटिकल लाइफ में, उसमें बदल दिया। ऑल तो बुराइयां तो हैं ही, क्योंकि वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, क्वांटिफिकेशन पे एम्फेसाइज करता है, बाकी विदेशियों से इन्फ्लुएंस्ड है, ये कंटिन्यू करता मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस में, सर्वे रिसर्च बहुत ओवर करता है। लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन है इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप यूँ समझिए, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है और जो मॉडर्न एम्पिरिकल मेथड्स है, उसके बीच में इसने एक ब्रिज के तौर पे काम किया है। इसने बिहेवियर जो अप्रोच है ना, उसने एक रास्ता बना दिया पोस्ट बिहेवियर रिसर्च के लिए भी, जिससे कि जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है उस पर डिस्कशंस की जाती हैं। So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. और please बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे साथ बने रहें और वीडियोस को इसी प्रकार आपको मिलती रहे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू।
अगले वीडियो में मिलते हैं अब।